आज मैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2017 के क्वेश्चन पेपर से। और जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी नया है एज एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है होम साइंस से, वो मेरे और 2-3 वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखें। और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और वो सारे वीडियोज़ देखें, उसमें क्वेश्चन और पहले के क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय रंग प्रारंभिक रंगों को मिलाकर बनते हैं, यह है। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो द्वितीयक रंग है वो प्रारंभिक रंगों को मिलाकर बनते हैं। मतलब ये बता दिया है कि जो द्वितीयक रंग है वो प्रारंभिक रंगों को मिलाकर बनते हैं, लेकिन वो कौन से द्वितीयक रंग हैं जो प्रारंभिक रंगों को मिलाकर बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रारंभिक रंग क्या है? लाल, पीला और नीला प्रारंभिक रंग होता है। और लाल और पीला को मिलाते हैं तो केसरी मतलब नारंगी बनता है। पीला और नीला को बनाते हैं तो हरा। लाल और नीला को मिलाते हैं तो बैगनी। तो हमारा जो द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनता है वो नारंगी, हरा और बैगनी होता है। तो हमारा जो आंसर है वो नारंगी, हरा और जामुनी, ये सेकंड वाला आंसर सही है। और कलर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में मतलब BHU होम साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन फिक्स हैं जो कि कलर्स के आने ही हैं। तो आप लोग कलर्स पे ध्यान दीजिएगा, 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। अच्छा डिज़ाइन व्यक्तिगत नहीं है बल्कि इसका अभिप्राय लोगों के लिए सर्वत्र वर्तमान एवं भविष्य में उपयोगी होना है। यह कथन किसका है? यह कथन हम लोगों का अन्ना हॉगवर्थ का है। ये कथन अन्ना हॉगवर्थ का है। साधनों का उपयोग में कौन कौन सा कारक प्रभाव डालता है? तो हम इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। साधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय और अमानवीय साधन। तो मानवीय साधन अमानवीय साधन जो है, तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा मानवीय साधन क्या होता है, अमानवीय साधन क्या होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, साधनों के उपयोग में कौन कौन सा कारक प्रभाव डालता है? प्रेरणा, ग्राह्यता, फिलॉसफी, जीवन चक्र एवं पारिवारिक कारण। तो जो मानवीय साधन होता है वो होता है कि हमारे अंदर जो चीज़ें होती है वो मानवीय साधन होता है। अमानवीय साधन होता है वस्तुएं, तो अमानवीय साधन होता है। तो साधनों को क्या जो है कि प्रभाव डालेगा? ग्राह्यता, फिलॉसफी, जीवन चक्र या फिर परिवार कारक नहीं, तो प्रेरणा जो है हमारे साधनों को प्रभावित करेगा। मकान, उपकरण, जमीन, गाड़ी आदि के उपयोग के लिए जब मालिक को पैसे अदा किया जाता है वह है लाभ, वेतन, ब्याज या भांडा। मतलब जो मालिक को पैसे अदा करते हैं, जो हम पैसे देते हैं, उससे तो हमें कोई लाभ मिलता नहीं है। वो वेतन भी नहीं है और वो ब्याज भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा भांडा। जब निर्णय को लेने का आधा तुरंत होता है, मतलब जब निर्णय लेने का अधिकार तुरंत होता है तो उसे कहते हैं। जब मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि हमें अब उस प्रकार तुरंत ही निर्णय लेना है, तुरंत ही उसको हमको निर्णय लेना है, तो उस निर्णय को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय। ये तो नहीं हो सकता। दैनिक निर्णय ये भी नहीं हो सकता। आकस्मिक निर्णय और योजनात्मक निर्णय। आकस्मिक निर्णय ये हुआ कि हम लोग तुरंत अभी अभी जो निर्णय लेते हैं, तो आकस्मिक निर्णय ये हमारा सही होगा। भविष्य की समय योजना को सुधारने के लिए एवं समय योजना के मूल्यांकन के लिए संतुष्टि प्रदान करना कहलाता है। ग्रंथ चार्ट फॉर इवोल्यूशन, लाइफ साइकिल चार्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ टाइम, साइकिल ग्राफ फॉर एवोल्यूशन ऑफ टाइम, डिसीजन चार्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टाइम। तो इसका हम लोग का हो जाएगा ग्रंथ चार्ट फॉर एवोल्यूशन। सही आंसर ये है। थकान के लिए उचित कार्यस्थल का नाम होना एक कारक है जो एक प्रकार का है। आंतरिक कारक, बाह्य कारक, शारीरिक कारक, संवेगात्मक कारक। मतलब थकान के लिए जो कार्यस्थल का नाम होना, तो कार्यस्थल का नाम एक कारक है। आंतरिक कारक तो होगा नहीं और थकान शारीरिक कारक भी नहीं होगा, संवेगात्मक। कार्यस्थल पूछा है तो हमारा यहाँ पे बाह्य कारक होगा।
बजट एक क्रियात्मक योजना है जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। मतलब बजट एक क्रियात्मक योजना है जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, जो कि पूर्ण नियोजन प्रदत्त कल्पनाओं की संख्या पर आधारित है। यह किसने प्रस्तावित किया है? ये हमारा एक बजट की परिभाषा है जो किसी राइटर ने दिया है। तो ये परिभाषा किस राइटर ने दिया है? प्रोफेसर J.L. ब्राउन एंड हार्वर्ड, प्रोफेसर J.K. फरमर्जेन, प्रोफेसर केलर एवं फेरेस और प्रोफेसर पार्टिल्स। तो यह जो परिभाषा है प्रोफेसर केलर एवं फेरेस ने दिया है। इकेबाना एक पुष्प सज्जा का प्रकार है। तो इकेबाना कहाँ की पुष्प सज्जा का प्रकार है? इकेबाना जो है हमारा जापान की पुष्प सज्जा का नाम इकेबाना है। जब सीमांत लाभ धनात्मक दिशा में होता है तो संपूर्ण लाभ क्या होता है? जब हमारा सीमांत लाभ जो है वो धनात्मक दिशा में होगा तो हमें जो लाभ मिलेगा वो संपूर्ण लाभ क्या होगा? इसके उच्च बिंदु पर पहुंचेगा, नीचे की ओर गिरेगा, बढ़ता है, शून्य होता है। तो जब हम पढ़े होंगे जैसा जैसा सीमांत लाभ धनात्मक होगा तो हमारा संपूर्ण लाभ जो है वो भी धनात्मक होता है, और सीमांत लाभ जहाँ पे शून्य होता है तो वो संपूर्ण लाभ भी शून्य होता है। तो यहाँ पे पूछा सीमांत लाभ जो है हमारा धनात्मक दिशा में जाएगा तो संपूर्ण लाभ क्या होगा? बढ़ेगा, हमें संपूर्ण संतुष्टि जो मिलेगी वो बढ़ेगी। फर्नीचर व्यवस्था दो आधारित तत्वों पर निर्धारित है, वह है डिज़ाइन एवं मूल्य, डिज़ाइन एवं बाजार, डिज़ाइन एवं रंग, डिज़ाइन एवं कार्य। फ्रेंड्स, आपको मेरा समझाने का तरीका या फिर क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं ना? क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फर्नीचर व्यवस्था दो आधारित तत्वों पर निर्धारित है। तो मतलब वो जो फर्नीचर हम अपने घर में लाते हैं या फिर घर में फर्नीचर की जो व्यवस्था करते हैं वो किन दो तत्वों पर आधारित है? तो डिज़ाइन एवं मूल्य, डिज़ाइन एवं बाजार, डिज़ाइन एवं रंग, डिज़ाइन एवं कार्य। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? डिज़ाइन एवं मूल्य। कुछ लोग तो मतलब दाम तो इम्पॉर्टेंट होता ही है और डिज़ाइन और दाम दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग तो अपने मतलब देख के वो मूल्य तो ले लेते हैं कि उन्हें पता होता है कौन सा फर्नीचर कितने का होता है। डिज़ाइन एवं बाजार, इससे कोई मतलब ही नहीं है। डिज़ाइन एवं रंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डिज़ाइन और रंग, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा फर्नीचर दिखने में भी अच्छा हो और वो हमारे काम भी आए। क्योंकि हम लोग कोई भी फर्नीचर घर में नहीं रख सकते ना, कुछ भी नहीं रख सकते उसका जब तक यूज़ ना हो। अपना घर क्यों भरेंगे? तो हमारा इसका आंसर होगा डिज़ाइन एवं कार्य, ये हमारा सही आंसर होगा। मकान के अंदरूनी नक्शे को जाना जाता है, एलिवेशन तो नहीं। फ्लोर प्लानिंग, फ्लोर प्लान जो है ये हमारे मकान के अंदरूनी नक्शे को जाना जाता है कि अंदरूनी हमारा फ्लोर प्लानिंग ही होगा। सर्विस प्लानिंग तो हो नहीं, तो साइड प्लानिंग तो हो नहीं सकता, एलिवेशन तो होगा नहीं, तो हमारा फ्लोर प्लानिंग जो है सही आंसर होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, गर्भाधान के समय से लेकर यौनारंभ तक चलती है। विकास क्या हमारा यौनारंभ तक चलता है? नहीं। युवावस्था तक नहीं, वृद्धावस्था तक नहीं। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक अवस्था होती है, इसलिए मृत्यु तक चलेगी। तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। द्वितीय समाजीकरण की शुरुआत होती है, जो द्वितीय समाजीकरण है उसकी शुरुआत कब होती है? बाल्यावस्था के पश्चात, युवावस्था के पश्चात, परिपक्वावस्था या शिशुकाल। तो द्वितीय समाजीकरण है उसकी स्थापना हमारा बाल्यावस्था के पश्चात शुरू हो जाती है। भाषा एक उच्चारण बच्चा ग्रहण करता है, भाषा उच्चारण बच्चा ग्रहण करता है अनुकरण करने में, सुनने में, सीखने में, उपदेश देने में। तो उपदेश देने में तो बच्चा है तो वो उपदेश देगा नहीं, सुनने में, सीखने में, और लेकिन ये भाषा जो बच्चा है अनुकरण करने में ग्रहण करता है। ऑटिज्म है एक
विकासनात्मक व्याधि, सामाजिक व्याधि, संवेगात्मक व्याधि, एक दूसरे से होने वाली व्याधि। तो ऑटिज्म जो है वो है हम लोगों का विकासनात्मक व्याधि। ऑटिज्म को हम लोग विकासनात्मक व्याधि से लेते हैं। एक बच्चा जिसको सीखने में अयोग्यताएं हैं उससे परेशानियां होती हैं। मतलब जो बच्चा सीखने में अयोग्यता है उससे तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है, वो सीख नहीं पा रहा, लिखना सीखने में, पढ़ना सीखने में, अंग्रेजी और हिंदी लिखने में, या फिर गणित एवं पढ़ने में। तो जो जल्दी नहीं सीख पाता है उसका दिमाग जो है वो जल्दी किसी चीज़ों को एब्जर्व नहीं कर पाता है। तो ऐसा बच्चा जो है गणित एवं पढ़ने में उसको परेशानी होगी, वो गणित जल्दी नहीं समझ पाएगा, जल्दी पढ़ नहीं पाएगा। तो फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। एक व्यक्ति जो किसी सामान और सेवाओं की को प्रतीक्षा करता है उसे कहते हैं। सामान और सेवाओं की प्रतीक्षा करते हैं मतलब कोई व्यक्ति जो है कि आप जो है कि कुछ लेना चाहते हैं मगर वो भी है नहीं, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप क्या है, मतलब आप लेना चाहते हैं तो आप एक उपभोक्ता हुए। तो इसका आंसर हमारा होगा उपभोक्ता, क्योंकि बैंकर तो हो नहीं सकते, बैंकर सामान और सेवा का तो प्रतीक्षा करेगा नहीं, लीडर भी नहीं हो सकता, विक्रेता तो भी नहीं होगा। तो उपभोक्ता हमारा सही आंसर है। लेखक ने कार्य सरलीकरण के वर्गों को किस सन में मतलब डिवाइड किया था? तो कार्य सरलीकरण को लेखक ने 1960 में डिवाइड किया था। 16 PF एक प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? 16 PF का प्रयोग चिकित्सक में किया जाता है। लोग 16 PF है क्या? पर्सनालिटी फैक्टर, मतलब ये व्यक्तियों की पर्सनालिटी फैक्टर, मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसा है उसका नेचर में, वो नापने के लिए 16 PF का यूज़ करते हैं। तो पर्सनालिटी फैक्टर 16 PF का मतलब ही है, तो इसका आंसर हमारा होगा व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक परिणाम व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व के साथ ग्रहण करता है, कहा जाता है। किसने कहा है यह किसने कहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक परिमाण व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व के साथ ग्रहण करता है, कहा है? तो ये किसने कहा है? ये ग्रीक ने कहा है। शब्द प्रतिभाशाली बालक उन बच्चों के लिए उपयोग किए जाते हैं जब उनकी सामान्य बच्चों की तुलना करने का अंतर दिखता है। मतलब जो प्रतिभाशाली बालक, जो ज़्यादा प्रतिभाशाली मतलब बालक है, उसका तुलना समान बच्चों से तुलना करने में तो क्या अंतर देखा जाएगा? जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है और सामान्य बच्चों की अंतर में हम क्या देखेंगे कि दोनों को हम डिफरेंट कर सकेंगे। उनके मानसिक, सामाजिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक कारकों में, उनके शारीरिक एवं सामाजिक कारकों में, उनके संवेगात्मक एवं मानसिक कारकों में, उनके मानसिक एवं शारीरिक कारकों में। मानसिक, शारीरिक, इसमें बस दो ही है, मानसिक और शारीरिक, ये तो देखेंगे ही देखेंगे। संवेगात्मक एवं मानसिक, मतलब हमें मानसिक भी देखना है बच्चे का, शारीरिक विकास भी देखना है और संवेगात्मक विकास भी देखना है। शारीरिक और सामाजिक, और वो समाज में उसका कैसा व्यवहार है, उसका सामाजिक विकास भी देखना है। तो जो किसी बच्चे का या फिर हम किसी दो बच्चों की तुलना करेंगे तो उसका मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक, ये हम चारों चीज़ देखेंगे और उसकी तुलना करेंगे कि कौन सा बच्चा ज़्यादा प्रभावशाली है या फिर कौन सा बच्चा समान है। तो ये हमारा आंसर सही है। बाल विकास एक है नियामक विकास, विधायक विकास, सूचनात्मक विकास, शोध विकास। तो बाल विकास एक विधायक विकास नहीं होगा, नियामक विकास नहीं होगा, सूचनात्मक विकास नहीं होगा। बाल विकास एक शोध विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कल्पना करना एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है जो बच्चा में विकसित करता है। मतलब बच्चा जो है वो कब कल्पना करना शुरू करता है? उत्तरा बाल अवस्था में, पूर्व बाल अवस्था में, शिशु अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में।
तो जो बच्चा जो है कल्पना करना, पूर्व बाल्य अवस्था में कोई बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी आपकी फ्रेंड्स पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होम साइंस से देना चाहती है उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच।